हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम कर रहे हैं एमसीक्यू एंड एसएक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू एंड एसएक्यू का मतलब है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एसएक्यू का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एमसीक्यू में केवल एमसीक्यू कवर होते हैं और एसएक्यू के अंदर यू कैन कवर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स ऑल क्वेश्चंस। हमने अगर मैं बात करूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमने एमसीक्यू भी कर लिए, मैच द फॉलोइंग भी कर लिए। अब लास्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्रू फॉल्स, जिसमें हमारे पास यहां पे 79 क्वेश्चंस गिवन है। तो आज हम ये 79 क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपना ये जो पोर्शन चल रहा है एमसीक्यू एंड एसएक्यू का, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से ट्रू फॉल्स। एफएम का है ये, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है कि जब हमारे सामने कई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें से आप जैसे ही एक सिलेक्ट करते हो बाकी सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल और केवल एक को सिलेक्ट करना। ऑल द फिजिबल प्रपोजल्स मे बी एक्सेप्टेड। ये तो कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन में हम जितने भी फिजिबल प्रपोजल्स होते हैं, फिजिबल प्रपोजल्स का मतलब यू कैन से सर जिनके एनपीवी पॉजिटिव हो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? तो आंसर इज नो। उसमें केवल एक सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला ही जो स्टेटमेंट है यहां पे ये है फॉल्स, गलत, फॉल्स। सेकंड, एज पर द गॉर्डन मॉडल KE इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 प्लस G। सर ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वेयर KE इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, D1 का मतलब डिविडेंड होता है, P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है और G का मतलब ग्रोथ रेट होता है। सर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। गॉर्डन के अकॉर्डिंगली KE इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 प्लस G, जहां पे KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, D1 डिविडेंड है। हालांकि मैं क्लियर ज्यादा करूं तो D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है, बट डिविडेंड भी ठीक है। P0 करंट मार्केट प्राइस पर शेयर और G मतलब ग्रोथ। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चैप्टर अगर हम देखें तो सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स का टोटल। यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटी। सर डिफरेंस तो नेट वर्किंग कैपिटल को इंडिकेट करता है, ना कि ग्रॉस को। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड अंडर एक्टिविटी रेशियो। जब हम रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशियो देखते हैं तो उसी कैटेगरी में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी देखते हैं। तो सर ये स्टेटमेंट आपका 100% ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फिफ्थ, रेशियो एनालिसिस इज द ओनली टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की एक सिंगल टेक्निक रेशियो एनालिसिस है? सर आंसर इज नो। कैश फ्लो भी होता है उसमें, फंड फ्लो भी होता है। तो रेशियो एनालिसिस एक सिंगल टेक्निक तो नहीं है। तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इज द नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाई और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो सर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का जो डिफरेंस होता है वो आपको कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट है तो, और अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो सिक्स्थ स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। नेक्स्ट, सेवंथ, कॉमर्शियल पेपर इज ए सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। सर नहीं, कॉमर्शियल पेपर कोई प्रोमिसरी नोट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, एट्थ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बस्टिंग आर सेम। देखो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बोल देते हैं कि कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर एक ही है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो एक फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरीके के डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो ये एक तरीके का फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजर का। जबकि कैपिटल बस्टिंग एक टेक्निक होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने की। तो यू कैन से सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो एक फंक्शन है जबकि कैपिटल बस्टिंग एक टेक्निक है।
तो दोनों सेम तो नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट 9th, ARR इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल कैपिटल बस्टिंग में हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की मेथड्स देखते हैं तो हम देखते हैं ARR मेथड इज ऑल्सो नॉन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ऑल्सो नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो 9th जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट 10th वन, कैपिटल बस्टिंग इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लानिंग। सर नो, कैपिटल बस्टिंग इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग। शॉर्ट टर्म जो है वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट 11th, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर सेम थिंग। सर ऑफ कोर्स नहीं, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में केवल और केवल एक इंटरेस्ट रेट है। मैं अगर लोन लेता हूं उस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता हूं तो सर वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट रेट है। जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और इवन कॉस्ट ऑफ डेट भी आफ्टर टैक्स कंसीडर करते हो। तो कहीं ना कहीं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट वन 12th, फाइनेंशियल लेवरेज डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग लेवरेज। सर ऑफ कोर्स नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है, जबकि फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है। दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यू कैन से सर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। नेक्स्ट 13, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाईएस्ट इन इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग। बिल्कुल सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो हाईएस्ट होता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप थियोरेटिकली पढ़ते भी हो सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेंसिव देन इन कंपैरिजन विद, अगर बात करें कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफरेंस के कंपैरिजन में महंगा होता है। कारण क्या होता है उसके पीछे? सर इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, और जो सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं वो सबसे ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं, और इन्वेस्टर जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो एक तरीके से कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो 13th जो स्टेटमेंट है वो ऑफ कोर्स ट्रू है। नेक्स्ट 14th वन, बिल फाइनेंसिंग इज लीस्ट लिक्विड फ्रॉम बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर ऐसा मैंने तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि बिल फाइनेंसिंग लीस्ट लिक्विड होती है फ्रॉम बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 15th, पे आउट रेशियो। सर पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर, और यहां लिखा हुआ उल्टा अर्निंग पर इक्विटी शेयर अपॉन में डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, तो ये गलत लिखा हुआ है, फॉल्स है। नेक्स्ट है 16th, लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। सर बिल्कुल ठीक है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो हम उसको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन 17, अंडर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट, कैश क्रेडिट कह दो, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट कह दो, ए प्री डिटरमाइंड लिमिट फॉर बोरोविंग इज स्पेसिफाइड बाय द बैंक। सर बिल्कुल ट्रू है, ऐसा नहीं है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल गई तो आप करोड़ निकाल लो चाहे अरब निकाल लो, नहीं, आपकी एक लिमिट फिक्स होती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बस उस लिमिट तक आप पैसा ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कैश क्रेडिट ले सकते हो, और वो लिमिट कौन फिक्स करता है? सर बैंक फिक्स करता है। नेक्स्ट 18, एज पर टंडन कमिटी नॉर्म्स अंडर मेथड 1 द प्रोप्राइटर शुड कंट्रीब्यूट 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। सर ये है फॉल्स। मेथड 1 कहता है आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेथड 1 जो है टंडन कमेटी का, वो कहता है आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हो 75%। इसका मतलब बैंक से आप अगर 75% फाइनेंस करा सकते हो तो प्रोप्राइटर का फंड 25% होना चाहिए, तो ये 75% ऑफ प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, सर ये गलत है। 75% बैंक से होता है, 25% प्रोप्राइटर का होता है। नेक्स्ट 19, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट शेयर प्राइस माइनस एक्स राइट शेयर प्राइस। सर बिल्कुल ठीक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्रू है। वैल्यू ऑफ ए राइट अगर आपको निकालना हो तो जो कम राइट शेयर प्राइस होता है उसमें से एक्स राइट शेयर प्राइस माइनस कर दोगे, आपको राइट की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट 20, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। सर बिल्कुल कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। एक बार ये जो 20 ट्रू फॉल्स है इनको रीड करके देखो,
देन मैं आगे बढ़ता हूं, 21 से स्टार्ट करता हूं। आगे बढ़ते हैं 21 लिखा हुआ है डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल टू डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो अपॉन में इन्वेस्टमेंट। सर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने का ऐसा कोई सिंपल सा फॉर्मूला नहीं होता। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव बनाना होता है, उसके बाद ही हम उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है डीपीपी को कैलकुलेट करने का, यह है फोर्स। नेक्स्ट 22 प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव और एटलीस्ट जीरो। बिल्कुल सही है सर, एनपीवी अगर पॉजिटिव हो या एटलीस्ट जीरो भी हो तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 123 ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक है। इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। टू एड्रेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, सर बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है कि ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्या बताने के लिए? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल जो है मार्केट में उसको बताने के लिए ये इश्यू करती है। नेक्स्ट 24 व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, आप कैलकुलेट करने जा रहे हो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सर बिल्कुल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हमें कंसिडर करना होता है, क्योंकि हम फॉर्मूले में आरवी माइनस एनपी करते हैं, और आरवी क्या है सर? रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू क्या है? रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। बट द इंटरेस्ट कैन बी इग्नोर्ड। क्या हम केडी कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं? सर आंसर इज नो। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स, हम इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रिंसिपल रीपेमेंट को हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं,
बट इंटरेस्ट इग्नोर नहीं करते। नेक्स्ट 25, ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट सर दो तरीके के होते हैं, एडीआर और जीडीआर। इन द यूएस मार्केट, यूएस मार्केट में जो होते हैं वो एडीआर होते हैं, और यूएस मार्केट के अलावा जो ग्लोबली होते हैं वो जीडीआर कहलाते हैं। तो ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन द यूएस मार्केट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। सर ये ट्रू है। नेक्स्ट 26, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड कैन नॉट सर्व एज द बेस्ट डिसीजन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैन नॉट लिखा हुआ है, कहते हैं अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो एनपीवी जो मेथड है वो हमें बेस्ट डिसीजन क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करता। सर बिल्कुल करता है, हम एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारे सामने कई प्रपोजल्स है और हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना है, एनपीवी हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये हो गया स्टेटमेंट आपका फॉल्स। नेक्स्ट 27, एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी 0। सर आंसर इज नो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी 0 होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मुझसे पूछोगे तो सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होता है। तो ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 28, फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी, अगर एक कंपनी ऑल इक्विटी कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम बार बार बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास डेट नहीं है वो अनलीवर्ड फर्म कहलाती है, और अनलीवर्ड फर्म जो होती है, जो कि ऑल इक्विटी फर्म होती है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसका सेम होता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 29, कॉमर्शियल पेपर इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर नो, कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट 30, लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री। सर जब हम लिक्विड एसेट्स निकालते हैं तो हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। तो इसने कहा लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये ट्रू स्टेटमेंट है, होती है तो माइनस करनी पड़ती है। नेक्स्ट 31, एनपीवी इज नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। सर आंसर इज रॉन्ग, फॉल्स है ये। एनपीवी जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। दो टेक्निक होती है जो कि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है, एक है पेबैक पीरियड और दूसरा आपका ARR, दैट इज नॉन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट 32, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स विल बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज पर AS3। सर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो 32 नंबर स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स, गलत। नेक्स्ट 33, इफ डिविडेंड्स फ्रॉम एट G% पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज KE। कहते हैं अगर डिविडेंड G% पर एनम और कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE से इंडिकेट होता है तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज डिटरमाइंड बाय ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1+G 1+KE। ये आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सी मैं बात करूं, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, रेशियो है, कॉमन रेशियो, जिसमें यू कैन से सर अगर डिविडेंड एट G% पर एनम हो और इक्विटी को KE से इंडिकेट किया जाए तो करंट मार्केट प्राइस विल बी इंडिकेटेड बाय 1+G ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 1+KE। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। This is a true statement. Next 34, the MM hypothesis assumes that the overall cost of capital is independent of the capital structure. सर बिल्कुल ठीक है। मोदिग्लाइनी एंड मिलर जो है उनकी ये assumption है कि जो overall cost of capital WACC होता है वो independent of capital structure होता है। भले ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी चेंज क्यों ना करते रहो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है। This is the theoretical assumption of MM, Modiglaini and Miller. This is the true statement. Next 35, companies P and Q are competitors for product PQ. ठीक है, कंपनी है दो P और Q, प्रोडक्ट बनाती है PQ, कॉम्पिटिटर है ये। P has a higher degree of operating leverage than Q. ऑपरेटिंग लेवरेज समझ लो, ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट करता है सर, ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट करता है, दो फॉर्मूले होते हैं हम देखते हैं, एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT
और दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या इंडिकेट करता है कि कितना मैं सेल्स में चेंज करूं और उसके अकॉर्डिंगली मेरा कितना चेंज आएगा ईबीआईटी के अंदर। ये कह रहे हैं जो पी है उसका हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है क्यू से। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं दोनों कंपनी की सेल्स में चेंज आएगा 1-1%, तो जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है पी का उसमें ज्यादा ईबीआईटी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो, कम होगा तो ज्यादा कम होगा। सिमिलरली क्यू में, क्यू का अगर ऑपरेटिंग लेवरेज कम है तो कल को अगर सेल्स बढ़ेगी तो ईबीआईटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और अगर सेल कम होगी तो ईबीआईटी कम तेजी से गिरेगा। अब ये कहते हैं इफ डिमांड फॉर पी क्यू डिक्रीजेस, अगर डिमांड डिक्रीज हो गई तो पी का ईबीआईटी ज्यादा तेजी से गिर जाएगा जबकि क्यू का कम तेजी से गिरेगा। तो प्रॉफिट ऑफ क्यू जो है विल डिक्रीज एट ए स्लोअर रेट देन पी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा तेजी से गिरेगा, जिसका कम है उसका कम तेजी से गिरेगा। तो अगर क्यू का पी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है मतलब क्यू का कम है, क्यू का अगर ऑपरेटिंग लेवरेज कम है तो क्यू का प्रॉफिट भी स्लोअर गिरेगा इन कंपैरिजन विद पी। तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके लिए आपको ऑपरेटिंग लेवरेज की इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 36, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न assumes that cash flows are reinvested at firm's cost of capital. Sir, answer is wrong. Internal rate of return तो ये assume करके चलता है कि हम कैश फ्लो फिर से इन्वेस्ट करते हैं IRR के रेट पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पे तो दो मेथड से जो एज्यूम करके चलते हैं, एक तो है एनपीवी। एनपीवी एज्यूम करता है कि कैश फ्लो हम री इन्वेस्ट करते हैं एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, और दूसरा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। MIRR जो होता है वो भी कहता है कि हम जो कमाते हैं कैश फ्लो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पे री इन्वेस्ट करते हैं। यहां ये जो लिखा हुआ है ये फॉल्स, IRR ये एज्यूम नहीं करता। नेक्स्ट 37, as per Walter model of dividend policy, the firm should retain its earning if the rate of internal retention is higher than the capitalization rate। ये है रेट ऑफ इंटरनल रिटेंशन, नहीं है ये रिटर्न है। ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है केई से, सिंपल कहूं तो R इज ग्रेटर देन केई अगर है, तो ये कह रहा है कि वॉल्टर के अकॉर्डिंगली मुझे अपनी अर्निंग रिटेन कर लेनी चाहिए। याद करो डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर। सर R इज ग्रेटर देन केई का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग कंसर्न है, और एज पर वॉल्टर ग्रोइंग कंसर्न को डिविडेंड पे आउट 0 रखना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रखने का मतलब अर्निंग को रिटेन कर लेना चाहिए। इसका मतलब दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। वॉल्टर ने यही कहा है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन कंपैरिजन विद केई, मतलब आप हो ग्रोइंग कंसर्न और आपको अपनी अर्निंग रिटेन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट 38, ऑपरेटिंग साइकिल मींस टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। सर वन क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, एक सर्कल होता है पूरा का पूरा। एक यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल नहीं बोलते। एक पूरा का पूरा सर्कल, उसमें आप 1 यूनिट बनाओ, 50 बनाओ, 1000 बनाओ, बट वन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आप स्पेसिफिक नहीं लिख सकते। यह है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल का मेन मतलब होता है कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट 39, IRR and NPV always give the same profitability ranking। सर आंसर इज नो। हम क्वेश्चंस देखते भी हैं कैपिटल बस्टिंग के चैप्टर में कि सर IRR और NPV के बेसिस पे रैंकिंग अगर मैं देखूं वो अलग अलग हो सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। नेक्स्ट 40, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1, ठीक है, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही है, अदरवाइज रिजेक्टेड। सर बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में डिसीजन क्राइटेरिया ही यही है, इफ PI इज ग्रेटर देन 1 प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। नेक्स्ट 41, द परमिसिबल बैंक बोरोइंग
आर कैलकुलेटेड अंडर मेथड वन। जो मेथड वन है वो कहता है 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहां पे लिखा हुआ है 0.75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है मेथड टू का। मेथड वन क्या कहता है? मेथड वन तो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलता है, तो ये है फॉल्स। ये सेकंड मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट 42, देयर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म। सर बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में कंफ्लिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्ट करते हो पैसा तो आपकी लिक्विडिटी कम हो जाए, और अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहो तो आप प्रॉफिट कम कमा सको। दोनों में कंफ्लिक्शन हो सकते हैं। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 43, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू ब्रिंग ए ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न बाय मेंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ट्रू है, फाइनेंस मैनेजर का ही तो काम है क्या, एक बैलेंस मेंटेन करना रिस्क और रिटर्न के बीच में। ना तो ऐसा हो कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क में ले लूं बहुत ज्यादा रिटर्न के चक्कर में और नुकसान में चला जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि रिस्क लू ही ना और रिटर्न बहुत माइनर से होते रहे। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, डेट और इक्विटी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर, एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। रिस्क भी लूं रिटर्न भी बनी रहे बट बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, ये भी चीज मुझे एक ध्यान में रखनी है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, ट्रेड ऑफ मेंटेन करना है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 44, द अर्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर यस ट्रू। क्यों? आज के टाइम पे अगर मुझसे डायरेक्टली पूछा जाए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है बट प्रेफरेंस किसकी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो एक टाइम था पुराना जमाना जब एक ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती थी, बट आज के टाइम पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट 45, द मॉडर्न अप्रोच to the financial management is concerned with only the solution of a problem, that is financing of a business enterprise। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी अप्रोच हुआ करती थी जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल बिजनेस में पैसा कहां से आए उस पर ध्यान देती थी, बट आज के टाइम पे इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेने हैं और डिविडेंड डिसीजन भी लेने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार 21 से लेकर 45 तक जो मैंने ये ट्रू फॉल्स करवाए हैं वो एक बार रीड करके देखिए और समझिए, अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को, जैसे मैं बता रहा हूं कि चैप्टर से रिलेट करते हुए क्या वहां पे ये चीज लिखी हुई थी तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हाँ कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखे हुए हैं जो कि हमने कहीं देखे ही नहीं, तो सर वो स्टेटमेंट क्यों नहीं देखे? कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो देखे ही नहीं, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉल्स होते हैं। क्यों? सर जो स्टेटमेंट हमने देखे ही नहीं वो इसका मतलब गलत लिखे हुए होंगे, इस वजह से नहीं देखे। और बाकी कुछ चीजें कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी हमें आंसर देने पड़ते हैं। 21 से लेकर 45 तक एक बार रीड करके देखो।
आगे चलते हैं 46 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट 46, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ एसेट। सर बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम यही तो डिसाइड करते हैं ये पैसा कौन कौन सी एसेट में, कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूं। प्रोजेक्ट भी तो एक कंपनी के लिए एसेट्स ही होते हैं, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 47, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंसिंग। सर बिल्कुल, मेरे पास जो फंड है उसकी एडिक्वेट फंडिंग कितनी होनी चाहिए, कितना फंड मार्केट से लेकर आना है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो किसको लेना है, फाइनेंस मैनेजर को लेना है। सर दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 48, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ARR मेथड डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी तो मैंने आपको कहा कि दो ही टेक्निक है जो कि डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं है, नॉन डिस्काउंटिंग है। नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करती। पेबैक पीरियड और ARR, ये दो मेथड है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करती। तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, 100% ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 49, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर नॉट कैश फ्लो। सर बिल्कुल, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, अगर उसकी वजह से आपको कोई गेन और लॉसेज हुए, वो भी अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब ना मेरे पास कुछ आया है ना मैंने कुछ पे किया है। होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया, उसकी वजह से आप जब बैलेंस शीट पे क्लोजिंग करते हो तो जो रेट उस डेट को चल रहा है उस रेट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को एडजस्ट कर देते हो। अब उसकी वजह से मेरी जेब में कुछ आ नहीं गया ना मेरी जेब से कुछ चला गया, तो आर नॉट कैश फ्लो। सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेज जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज की वजह से, उससे कोई कैश फ्लो इंपैक्ट नहीं होता, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 50, ए हाई प्रोप्राइटरी रेशियो will indicate a relatively little danger to the creditors or vice versa in the event of forced reorganization or winding up of the company। सर ट्रू है, क्योंकि हाई प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है जो टोटल एसेट्स में आपने फंडिंग इन्वेस्ट कर रखी है उसमें ज्यादा पैसा प्रोप्राइटर का है। ज्यादा पैसा प्रोप्राइटर का होने का मतलब डेट कम है। डेट कम है तो सिंपल सी बात है, अगर कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो ऐसा नहीं है कि पहले डेट वालों को जाएगा, नहीं, क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट जल्दी मिल जाएगा। क्यों, डेट कम है। जब डेट कम है तो क्रेडिटर्स को पैसा भी इजीली वहां से अवेलेबल होने के चांसेस रहते हैं, मतलब रिस्क क्रेडिटर्स के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट 51, कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड प्योरली शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट which are readily convertible into cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value। सर ठीक है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर शॉर्ट टर्म आता है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आता है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 52, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग शेयर। सर कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग शेयर जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 53, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ डेटर्स। क्या डेटर्स टर्नओवर रेशियो या डेट कलेक्शन रेशियो क्वांटिटी ऑफ डेटर को इंडिकेट करता है कि डेटर्स हमारे कितने हैं? सर आंसर इज नो, since it indicates the speed with which money is collected from the debtor। सर हाँ, स्पीड को तो इंडिकेट करता है कि हम कितना जल्दी डेटर से कलेक्शन करते हैं, बट ये जो क्वांटिटी ऑफ डेटर को मेजर करने की बात है, ऐसा तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में कभी नहीं होता। सर ये है फॉल्स। किस वजह से? क्वांटिटी ऑफ डेटर्स का मेजरमेंट तो नहीं होता, फॉल्स है। नेक्स्ट 54, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ए सोर्स ऑफ फंड। सर यस, जैसे मैं कहूं कि वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होने का मतलब है करंट एसेट्स में डिक्रीज होना, क्योंकि करंट एसेट्स कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। अब अगर मैं कहूं डेटर्स कम हो गए, सर डेटर्स कम हो गए इसका मतलब कलेक्शन आ गया, पैसा आ गया अपने पास, तो इट इंडिकेट्स सोर्स ऑफ फंड, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 55, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट,
एन एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एंड शुड प्रेजेंट इट फॉर ईच पीरियड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। सर ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एन एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, एंड शुड प्रेजेंट इट फॉर ईच पीरियड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। सर ठीक है, मुझे तो इस स्टेटमेंट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं लगती, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 56, द बिजनेस रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर बिल्कुल ठीक है, बिजनेस रिस्क होती है जो कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी पे कैपिटल स्ट्रक्चर तक का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो बिजनेस रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी तक तो ठीक है, बिकॉज द ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड हैव बीन रेज्ड। सर बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज जब तक हम कैलकुलेट करते हैं हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं आपने फंडिंग कहां से रेज करी, तो ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 57, अंडर सीएपीएम मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट अनसिस्टमेटिक रिस्क। सीएपीएम मॉडल, सर सीएपीएम मॉडल में हम यूज करते हैं बीटा, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, और जो बीटा है मैं आपको बताया करता हूं क्लासेस में कि बीटा मार्केट रिस्क को इंडिकेट करता है, और मार्केट रिस्क इज नथिंग, मार्केट रिस्क होती है सिस्टमेटिक रिस्क। ये क्या कहते हैं, अंडर सीएपीएम मॉडल इट इज अज्यूम दैट अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय द इन्वेस्टर बाय कंसीडरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इन देयर पोर्टफोलियो। सर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सीएपीएम मॉडल की ये assumption है कि दो तरीके की रिस्क जो होती है, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो अलग अलग डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बना के, थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में डालो, थोड़ा शेयर मार्केट में डालो, थोड़ा कहीं और प्रॉपर्टीज वगैरह में डालो, रियल एस्टेट में डाल दो, थोड़ा कहीं और इन्वेस्ट कर दो आप पैसा, तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपने पैसे का, अपने इन्वेस्टमेंट का अनसिस्टमेटिक रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। बच्चे सिस्टमेटिक रिस्क जो कि हम बीटा के थ्रू यहां पे सीएपीएम में कंसीडर करते हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट 58, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ ए ग्रोथ फर्म इज 100%। सर ये है फॉल्स। वॉल्टर का तो कहना है ग्रोथ वाली जो फर्म होती है उसका पे आउट रेशियो तो 0% होना चाहिए, तो फॉल्स है। नेक्स्ट 59, द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी adopted by the company is fixed. This assumption is made in Gordon dividend model. सर फॉल्स है, गॉर्डन ने ऐसी कोई assumption नहीं बताई है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो कंपनी की फिक्स्ड होनी चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट 60, when NPV is 0 PI will be 1। सर बिल्कुल ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट करता हूं और दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो वो 0 आएगा एनपीवी, लेकिन मैं जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा जो सेम वैल्यूज है तो आंसर आएगा 1, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 61, इन केस द IRR ऑफ ए प्रोजेक्ट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनपीवी विल बी पॉजिटिव। सर बिल्कुल ठीक है, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इसका मतलब आप कुछ कमा तो रहे हो, और अगर आप कुछ कमा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको एनपीवी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 62, इन कैलकुलेटिंग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज यूज्ड एज द डिस्काउंटिंग रेट। सर नो, जब आप डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हो तो आईआरआर डिस्काउंटिंग रेट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डिस्काउंटिंग रेट होता है, तो ये फॉल्स है। इवन मैं कहूं तो कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त आईआरआर को हम एज ए डिस्काउंटिंग रेट कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट 63, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज द हाइएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट द प्रोजेक्ट कैन बियर। सर बिल्कुल ठीक है, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमें किसी प्रोजेक्ट से कमाने की उम्मीद है। जितना मैं कमा रहा हूं, अगर मैं कहता हूं भाई एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां से 15% रिटर्न आने की उम्मीद है, मतलब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस पे 15% कॉस्ट बियर कर सकता हूं। 15% रिटर्न आए और 15% कॉस्ट पे करूंगा
तो सर इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब जीरो वाली सिचुएशन पे भी मैं प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट कर ही लेता हूं। तो IRR इज ऑल्सो नॉन एज हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू कैन से दैट द प्रोजेक्ट कैन बी। ट्रू है सर। नेक्स्ट 64, डेट सर्विस कवरेज रेशियो indicates the liquidity of a firm in relation to its ability to meet projected daily expenditure from operation। सर डेली एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑपरेशन वाला जो रेशियो है वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो नहीं, वो होता है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो जो होता है वो डेली एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेट करता है, तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट, डेट सर्विस कवरेज रेशियो तो ये बताता है कि आपने जो डेट ले रखा है उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना है, जो ईएमआई आपको पे करनी है, वो टाइमली पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 65, बिल डिस्काउंटिंग इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर ऑफ गुड्स एंड ए फाइनेंशियल फर्म कॉल्ड द फैक्टर। सर आंसर इज नो। सेलर ऑफ गुड्स और फैक्टर के बीच में तो फैक्टरिंग का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप बिल डिस्काउंट करवा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपका जो सेलर ऑफ गुड्स होगा और दूसरी जो फाइनेंशियल फर्म होगी वो बैंक होगी। ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 66, फाइनेंस इज कॉल्ड द केमिस्ट्री ऑफ मनी। सर मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा केमिस्ट्री ऑफ मनी फाइनेंस होता है, फॉल्स है। नेक्स्ट 67, capital budgetary forecast returns on proposed long-term investment and compare profitability of different investments and their cost of capital। सर बिल्कुल ठीक है, कैपिटल बजट में हम करते क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट और उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम वहां पे कंपेयर करते हैं। सर ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 68, in mutually exclusive capital busting decision the firm can accept all feasible proposal। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ट्रू फॉल्स का, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो यही था, फॉल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट 69, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू बुक वैल्यू ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। सर WACC आप कैलकुलेट करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, वो केवल बुक वैल्यू पे नहीं, आप उसको मार्केट वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉल्स है सर, क्योंकि ये कह रहा है हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू। सर नहीं, हमेशा बुक वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू बेसिस पे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट 70, डेट इक्विटी रेशियो इज ए मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म। सर बिल्कुल, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो एक फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है कि आप जब लॉन्ग टर्म में डेट पे करने की बात आएगी, क्या हमारे पास ऑनर्स फंड अवेलेबल है कि हम पे कर पाएंगे, उसको इंडिकेट करता है, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 71, कैपिटल रैशनिंग एज ए सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड ए सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट बाय ए फर्म। सर गवर्नमेंट किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कैपिटल रैशनिंग में। कैपिटल रैशनिंग का मतलब है मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मुझे यह डिसाइड करना है कि मेरे पास जो लिमिटेड कैपिटल है मैं उसको कैसे यूज करूं ताकि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनपीवी जनरेट कर सकूं। गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। सर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट 72, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर फॉल्स है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन पर्पज अपना है। नेक्स्ट 73, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बस्टिंग आर वन एंड द सेम। सर ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन फंक्शन है जबकि कैपिटल बस्टिंग एक टेक्निक है, थियोरिटिकली डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट 74, ऑपरेटिंग लेवरेज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स लेवल एंड द अर्निंग पर शेयर। सर नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स लेवल एंड ईबीआईटी के बीच में रिलेशन इंडिकेट करता है, सेल्स और ईपीएस के बीच में कंबाइंड लेवरेज रिलेशन इंडिकेट करता है, यह है फॉल्स। नेक्स्ट 75, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ फर्म। सर बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ताकि हम अपने फर्म की वैल्यू मेंटेन कर सके, अदरवाइज हमारी फर्म की वैल्यू गिर सकती है।
नेक्स्ट 76, wealth maximization goal is only an extension of profit maximization goal of the organization. सर बिल्कुल ट्रू है, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी में चेंजेस आए और ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बढ़कर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। आज के टाइम पे मेन ऑब्जेक्टिव हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन साथ में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी लेकर चलती है। नेक्स्ट 77, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर नॉट लिखा हुआ है, फॉल्स है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट 78, लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। ये कहते हैं लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। सर ये आइडियल सिचुएशन है। अगर एक फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज लो है और फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है, मतलब वहां पे एक बैलेंस मेंटेन है कि आपकी ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क तो कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा ले सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम हो तो आप ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा ले सकते हो। एक बैलेंस मेंटेन किया गया है, तो यहां पे लिखा हुआ है नॉट, तो ये फॉल्स हो गया। और लास्ट जो एमसीक्यू वो ट्रू फॉल्स है वो है 79, IRR इंडिकेटेड दैट द डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी जीरो। सर बिल्कुल ठीक है, हम डेफिनेशन में कहते यही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस डिस्काउंट रेट को इंडिकेट करते हैं जिस पे आपका एनपीवी जीरो कैलकुलेट होके आता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बनाऊं, उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैं कंसीडर करता हूं वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ले लूं और एनपीवी कैलकुलेट करूं, तो मेरा एनपीवी हमेशा जीरो कैलकुलेट होके आता है। दीज आर द 79 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हमारे एग्जाम में एसए क्यू कितने आने हैं? सर हमारे एग्जाम में एसए क्यू आते हैं टोटलिटी में 20, टोटलिटी में ऐसे क्यों आते हैं 20, लेकिन उसमें कॉस्टिंग का पार्ट भी होता है, एफएम का भी होता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सर 10 एमसीक्यू 10 ऐसे क्यों होंगे आपके कॉस्टिंग से रिलेटेड और 10 एफएम से रिलेटेड। तो ये जो ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग आपने देखे हैं, इसमें से आप एसए क्यू में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू जो देखे हैं उसमें एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको 46 से लेकर 79 तक के ट्रू फॉल्स करवाए हैं वो आप एक बार रीड करके देख लो।
So this is all about our bit questions of cost and management accounting and financial management. और अभी हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सपेक्ट 40 मार्क्स क्वेश्चंस, 20 MCQ and 20 SAQ फ्रॉम दिस बिट क्वेश्चन बुकलेट. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपके लिए अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 2 से 3 बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो इनको. 2 से 3 बार आप वीडियो को देखो, आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी. और किसी भी एग्जाम में अगर आप पहले 40 मार्क्स का एमसीक्यू एसएक्यू करेक्ट कर लेते हो, 40 में से 35 38 भी करेक्ट कर लेते हो, आपका ग्रुप बहुत मजे से क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू, बाय बाय.